हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के नेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो में बहुत कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया एंड बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्लैट नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो फिर ये बुक के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये है स्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बुक, जिसमें आपको 2017 से लेके 2022 तक क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की एंड हिंट्स, ठीक है, जो टाप क्वेश्चन है उनके हिंट्स भी मिल जाएगा। ये पेपर 1 है, जनरल पेपर, जो कि सबके लिए है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हर एक बैकग्राउंड के बच्चों के लिए सेम ही है पेपर। तो ये जनरल पेपर से रिलेटेड है, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये है सेकेंड पेपर एडुकेशन से रिलेटेड। ये कल ही आया है अमेज़न पे, तो ये भी आप ले सकते हो। तो इसमें मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से लेके 2022 तक एडुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम देने वाले होते हो है तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, उनको सॉल्व करें, ताकि आपको पैटर्न भी पता चलेगा एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इससे। ठीक है, और जो लोग नेट के एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग भी ले सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है नेट एंड सेट का। एंड ये सब कुछ यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है आप लोग एमसीक्यू के तरह उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि कंप्रीहेंसिव कंटेंट रिच करिकुलम इज़ अ कॉमन फीचर्स ऑफ एकेडमिकली, मतलब जो हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज होते हैं, जिनका परफॉर्मेंस, ऐसे जो कंट्रीज है जिनका परफॉर्मेंस बहुत हाई है, बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग ना क्या करते हैं, उन लोगों का करिकुलम बहुत ही रिच करिकुलम, कंटेंट रिच, वो लोग बहुत ही कंटेंट रिच करिकुलम यूज़ करते हैं, कंप्रीहेंसिव करिकुलम यूज़ करते हैं, मतलब उन लोगों का करिकुलम बहुत हाई लेवल का होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि द इम्पैक्ट ऑफ, ये जो हाई क्वालिटी के करिकुलम्स होते हैं तो उनका इम्पैक्ट किसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोअर लेवल स्कूलिंग में इनका इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो हाई क्वालिटी करिकुलम है, ठीक है, हाई क्वालिटी करिकुलम के इम्पैक्ट एक्चुअली कौन से लेवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हाई लेवल के लिए, ठीक है, हायर लेवल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी यूनिट 8 से रिलेटेड है, एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल। ठीक है, तो फिर इनका आप फुल फॉर्म भी देखना, एडी का फुल फॉर्म क्या है, एश्योर का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है जहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कैन यूज़ टू डेवलप लेसन प्लान। जब हम लेसन प्लान डेवलप करते हैं तो फिर लेसन प्लान के साथ साथ क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया का भी यूज़ होता है। ठीक है, ये कौन सा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग सिस्टम है जिसमें लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी, मीडिया, इन सब का यूज़ होता है, तो ये होता है एश्योर मॉडल। ठीक है, एश्योर मॉडल लर्नर सेंट्रिक होते हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, मीडिया, मटेरियल, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। एडी मॉडल जो है ये बहुत ट्रेडिशनल, पुराना मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है, जिसमें लर्नर्स पे ज़रा फोकस नहीं किया जाता है। एंड डिक एंड कैरी मॉडल भी आप लोगों को पता है, 10 स्टेप्स है यहाँ पे। और सिंक्रोनस लर्निंग क्या होता है, जो लाइव लर्निंग होता है वो सिंक्रोनस लर्निंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने जो बोला था कि इनका फुल फॉर्म भी आते रहते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि एडी मॉडल, एडी मॉडल का जो फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है कि अप्रोच, डिज़ाइन, डेवलप, लेकिन ये नहीं, अप्रोच नहीं है, ए का मीनिंग है एनालाइज। ठीक है, तो एनालाइज होना चाहिए था ये वाला, बाकी तो ठीक था, लेकिन ये गलत है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया उनका कोर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया था तो रिवाइज के अकॉर्डिंग ये था, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो कौन सा कब एस्टैब्लिश हुआ था? एनसीटीई कब एस्टैब्लिश हुआ है? तो आप लोग क्या करोगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ है वो देख लो, एंड उनके हिसाब से फिर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, फिर इसी तरीके से जो सबसे न्यूवेस्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो एनसीटीई 1995 में आया था, एनसीईआरटी 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था, यूजीसी हुआ था 1956 में। देन बीएचयू कब आया? बीएचयू आया 1916 में, एंड नीपा आ गया था 1962 में, ठीक है। तो आप लगा लो कौन सा पहला होगा, सबसे पुराना है बीएचयू, तो ये फर्स्ट होगा, उसके बाद होगा ये 2, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, तो फिर कौन सा सबसे पुराना है? डी। तो डी देन डी के बाद आ गया यूजीसी, डी सी, डी के बाद सी आएगा, उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, प्रैक्टिस टीचिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इन सर्विस। अच्छा, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर ट्रेनिंग जो प्री सर्विस, इन सर्विस, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री सर्विस में क्या होता है, जैसे बीएड एमएड होते हैं ना, प्री सर्विस, बिफोर सर्विस। तो बिफोर सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है कि हमें ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एम ऑब्जेक्टिव क्या है हमें, क्योंकि हम आगे जाके टीचर बनने वाले हैं, तो हमें अच्छे से मालूम होना पड़ेगा कि एजुकेशन का एम ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे हमें पढ़ाना है ना। तो ये सब कुछ समझने में हेल्प करते हैं प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। देन प्रैक्टिस टीचिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस टीचिंग में टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस टीचिंग करवाया जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग सबको पता है, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम न्यूली कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन जॉब से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होता है, मतलब उस जॉब में आपको क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन का रूल रेगुलेशन क्या क्या है, आपको क्या रोल प्ले करना है, ये सब कुछ इंडक्शन ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये है सी के साथ 1, यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू एंट्रेंस विद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। और इन सर्विस में क्या होता है, जो ऑलरेडी टीचिंग जॉब में है, ठीक है, वो है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो फिर इसमें क्या करेंगे, आपका जो नॉलेज है, स्किल है, उसको अपग्रेड किया जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है करिकुलम डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो ये कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं, जब हम करिकुलम बनाते हैं तो किस किस पे फोकस करते हैं, कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले हम नीड को देखेंगे, है ना, कि करिकुलम अगर डेवलप किया जा रहा है तो फिर हम पहले देखेंगे कि नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा। तो हम देखेंगे क्या क्या इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, नीड्स क्या क्या है, ठीक है, वो पहले देख लेंगे। फिर हम देखेंगे उनमें से लर्नर्स के नीड कौन कौन सा है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। देन उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इस करिकुलम के ज़रिए लर्नर को क्या क्या सिखाया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा कि कंटेंट क्या क्या डालेंगे, क्या क्या सिखाया जाएगा, वो तो डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से कंटेंट डालना पड़ेगा। फिर उस कंटेंट को किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, वो मेथड हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा करिकुलम चेंज के एग्जाम्पल नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि जो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन में कभी कभी हम नॉट को नहीं देखते हैं, ठीक है, एग्जाम में हम भूल ही जाते हैं या फिर दिखाई नहीं देता है कि नॉट भी लिखा हुआ था, तो इसीलिए अच्छे से देख लेना। तो इसमें पूछा है करिकुलम चेंज, तो करिकुलम चेंज हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट 5 में, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि करिकुलम चेंज का मीनिंग क्या है। करिकुलम चेंज का मीनिंग ये नहीं है कि पूरा करिकुलम चेंज करना पड़ेगा। अगर करिकुलम के किसी भी कंपोनेंट में आपने कोई भी चेंज किया तो वो करिकुलम चेंज ही कहलाता है, ठीक है। जैसे कि करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गया एक कंपोनेंट, है ना, कंटेंट हो गया एक कंपोनेंट, मेथड एंड स्ट्रेटेजीज हो गया एक कंपोनेंट, इवैल्यूएशन हो गया एक कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस करोगे, किसी भी तरीके का चेंज करोगे तो वो करिकुलम चेंज ही कहलाएगा, ठीक है।
तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, तो चेंज टू और विद इन अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में चेंज करना, डेफिनेटली करिकुलम चेंज है। अगर कोई न्यू डिग्री प्रोग्राम आ गया तो डेफिनेटली करिकुलम चेंज होगा, है ना, तो करिकुलम चेंज हो गया। न्यू सब्जेक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड किया, तो वो भी करिकुलम चेंज है। लेकिन लास्ट वाला नहीं है, अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर को अपग्रेड किया, ये करिकुलम का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट बाय चांस हम लोगों ने गलत ले लिया तो फिर पूरा आंसर ही हम लोग का गलत हो जाएगा। आपको असर्शन भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, समझना है, रीजन भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, समझना है। पहले आप क्या करोगे, असर्शन स्टेटमेंट को एज ए स्टेटमेंट आप पढ़ लो, फिर सोचो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, फिर रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर सोचो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, फिर आप देखना कि दोनों में कोई लिंक है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो अगर इफ़ेक्टिव होना है तो हमें क्या करना है कि हम लोगों का जो भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, है ना, हम कुछ चाहते हैं इसीलिए तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो जो भी कभी भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कंटेंट वगैरह लेना होता है, ये बोला, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कंटेंट, अप्रोप्रिएट कंटेंट लेंगे तो डेफिनेटली उस इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो भी नीड है, जिस वजह से उनको उस प्रोग्राम को लाया गया था, वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा, फिर हम उसको इफेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड में बोला है कि अगर ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम ऐसे नहीं लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कुछ था, कंटेंट कुछ अलग ले लिया, नीड कुछ अलग था, अगर इन सब में मिसमैच हो गया, मिसमैच मतलब मैच ही नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम लोगों ने कंटेंट ही नहीं लिया, कोई दूसरा कंटेंट लिया, ठीक है, नीड कुछ अलग था, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, उन टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, उसको हम वेस्टेज कहेंगे फिर। तो इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और दोनों में डेफिनेटली लिंक है। हम इसको कैसे लिंक लगा सकते हैं कि कोई भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है उस हिसाब से अगर अप्रोप्रिएट कंटेंट वगैरह लिया जाएगा तो वो इफेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इन सब में मिसमैच होने से उन ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका वेस्टेज होता है, ठीक है। तो वेस्टेज नहीं होने के लिए मतलब इफेक्टिव अगर होना है तो फिर हमें डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंटेंट वगैरह लेना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच, ठीक है, सिस्टम अप्रोच का कौन सा कंपोनेंट नहीं है इनमें से। तो सिस्टम अप्रोच का एक सिस्टम में क्या क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटपुट को फीडबैक भी बोल सकते हैं। तो इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फीडबैक होता है, तो कौन सा नहीं है, वेब नेटवर्क नहीं है। और हिस्ट्री टीचर अरेंज अ विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू लोकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे दिया है कि एक हिस्ट्री के टीचर हैं, वो अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये टॉपिक जब भी वो पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, एक विजिट ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने सोचा कि उन लोगों को ना लोकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को दिखाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही वो अभी पढ़ा रहे हैं, एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अगर लोकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को वो प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, ठीक है, अगर वो लोग ऐसे जगह जाके अगर अपने आँखों से देखेंगे तो फिर क्या होगा, हमें वैसे भी पता है कि भारबेली जो हम पढ़ाते हैं, अगर हम वो विजुअली पढ़ा सकते हैं, अगर बच्चों को दिखा के पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो फिर इस टाइप ऑफ लर्निंग को क्या बोला जाता है, तो ये होता है एक्सपीरियंशियल टीचिंग। एक्सपीरियंशियल मतलब हम एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं उनको, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उनका लाइव एक्सपीरियंस भी हम लोग दे रहे हैं उनको, तो वो है एक्सपीरियंशियल टीचिंग। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जैसे ब्लेंडेड टीचिंग क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में हम अलग जो शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
विच स्टडी पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट ह्यूमन ब्रेन्स ट्रीट ईच वर्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा स्टडी ऐसा है, इससे रिलेटेड स्टडी कौन सा है कि ह्यूमन ब्रेन क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स ट्रीट ईच वर्ड एज एन इमेज। ह्यूमन ब्रेन हर एक वर्ड को इमेज के तरह ट्रीट करते हैं। तो इस टाइप के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो फिर ये है ब्रेन से रिलेटेड। तो ब्रेन से रिलेटेड तो न्यूरोलॉजी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुला एंड मेथड ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुला या मेथड ऑफ टीचिंग किस तरीके का होगा कि इस तरीके का होगा जो सोसाइटी के भलाई के लिए हो, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक आइडियल, सेकुलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, ये सब कुछ हो, ठीक है। एजुकेशन इस तरीके से देना चाहिए ताकि ये जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स है, सेकुलरिज्म, मॉडर्नाइजेशन, ये सब कुछ ये सब कुछ भी एजुकेशन के ज़रिए हम दे सके, ठीक है। और उसके साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म, ठीक है, ये सब कुछ भी हो। तो अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, एजुकेशन का जो एम है उसी हिसाब से करिकुलम डिसाइड किया जाएगा। करिकुलम में प्रॉपर मेथड फॉलो करके हम टॉपिक्स वगैरह पढ़ाएंगे, तो उसमें ध्यान कहाँ पे दिया जाएगा कि इस तरीके से सब कुछ दिया जाएगा ताकि सोसाइटी के वेलफेयर हो, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, आइडियल्स है, सेकुलरिज्म है, वो सब कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा। एंड उसके साथ साथ अपने नेशन के डेवलपमेंट किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सोसाइटी को किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं द अप्रोच टू काउंसलिंग इन विच द थेराप्यूटिक प्रोसेस इज डायरेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि ये कौन सा काउंसलिंग अप्रोच है जहाँ पे क्या होता है कि कौन सा क्या थेराप्यूटिक प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, वो डायरेक्शन कौन देते हैं, वो डायरेक्शन काउंसलर देते हैं। काउंसलर के हिसाब से, काउंसलर जिसको मतलब अगर काउंसलर सोचेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए इस टाइप का काउंसलिंग देना चाहिए, तो जो रेलिवेंट सोचेंगे, ठीक है, काउंसलर के हिसाब से जो रेलिवेंट है उसी हिसाब से अगर वो प्रोसेस डायरेक्ट किया जाएगा तो फिर वो होगा डायरेक्टिव काउंसलिंग। क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलर डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। और नॉन डायरेक्टिव में क्या है, मतलब डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर ही सब कुछ है, काउंसलर सेंट्रिक जो काउंसलिंग है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग है। और बाकी नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, उसका ऑपोजिट है। और इक्लेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन को इक्लेक्टिव काउंसलिंग बोला जाता है, ठीक है। वोकेशनल काउंसलिंग अलग है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, आज एक काम करते हैं, आज हम यहाँ पे ही रख देते हैं। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है। ओके, फिर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। बाकी जो ये बुक अगर आपको लेना है प्रैक्टिस के लिए तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। और ये फर्स्ट पेपर है, ये नॉर्थ ईस्ट स्लेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स यहाँ पे फर्स्ट पेपर का मिलेगा, ठीक है। और आप लोग अगर किसी अदर स्टेट के हो या फिर नेट भी देने वाले हो, सब लोग हैं ना, तो आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो क्योंकि नेट एंड स्लेट का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो एमसीक्यू के तरह आप लोग कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।